प्रवीण आज ऑफिस से 1 घंटा पहले ही आ गया था। अपनी कार बाहर खड़ी कर अभी अंदर आया ही था कि तभी देखा कि सुमन तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही प्रवीण बोला, क्या बात है सुमन, बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? कहीं जा रही हूँ का क्या मतलब है? हम दोनों जा रहे हैं। मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है, सुमन ने चकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ने कहा, अरे पर हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो मुझे मम्मी को अस्पताल लेकर जाना है। सुबह से उनकी तबीयत खराब है। ना प्रवीण की बात सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया। वह तुनक हुए बोली, तुम्हारी मम्मी तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती है। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो कोई ना कोई बहाना उन्हें तैयार मिल ही जाता है। और आज तुम जल्दी आ गए तो यह बहाना मिल गया उन्हें। अरे बुढ़ापे में तो हरी बीमारी लगी रहती है। सुमन, यह तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मम्मी ने कभी हमें बाहर जाने के लिए मना नहीं किया है। और वैसे भी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन तुम्हारे पास आया था। मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। मैं तो जल्दी भी इसीलिए आया हूँ कि डॉक्टर से मैंने मम्मी के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। तुम्हारे प्लान के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, प्रवीण ने उसे समझाते हुए कहा। पर सुमन कहाँ मानने वाली थी। वह तो और ज़्यादा नाराज़ हो गई और गुस्से में बोली, अब क्या मेरी मम्मी तुमसे पूछ कर प्लान बनाएगी? उन्हें मुझे कब बुलाना है और कब नहीं कब तुम्हें अपनी मम्मी की चिंता है। पर मेरी मम्मी को बुरा लगेगा उसका तुम्हें कोई ख्याल भी नहीं है। प्रवीण सुमन को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह तो बहस पर आ चुकी थी। तभी यह बात अंदर से आती हुई रुक्मणी जी ने सुन ली। उन्होंने बाहर जाकर प्रवीण से कहा, प्रवीण क्यों बहस कर रहे हो? उसका मन है तो उसे उसकी मम्मी के पास ले जाओ। मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। पर इस बात को भी सुमन ने उल्टा ही ले लिया है और अपनी सास पर ही भड़क गई। रहने दो, ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। अरे आपको जाना है, जाना ही होता तो आप सुबह के चली नहीं जाती। पर नहीं, आपको तो अपने बेटे के सामने महान बनना था, इसलिए आप यह सब कर रही है। रहने दीजिए, आप जाइए अपने बेटे के साथ। मैं कैब करके चली जाऊंगी। रुक्मणी जी को बुरा तो लगा, पर फिर भी वह सुमन को समझाते हुए बोली, अरे सुनो, तो कोई बात नहीं। बेटा प्रवीण तुम्हारे साथ चला जाएगा और मैं कैब से चली जाऊंगी। बस इतना प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं आप जैसी माँ अपने बेटे की शादी ही क्यों करती है, जब अपने बेटे के प्रति अपना मोह नहीं छोड़ पाती है। तो तभी प्रवीण ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम मम्मी से इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? तो रुक्मणी जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। पर तब तक सुमन गुस्से में तप तपा हुई अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। तो रुक्मणी जी ने प्रवीण से कहा, बेटा जाकर उसे रोको, जाने दो। मम्मी कैब से चली जाएगी, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, पहले तुम्हें दिखा लाता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़कर इसके मायके चला जाऊंगा। अरे पर वह छोड़ो मम्मी, कुछ नहीं होगा। मेरी इस 6 महीने की शादी में मैंने तमाशा खूब देख चुका हूँ। आप टेंशन मत लो। आखिर प्रवीण की समझाने पर रुक्मणी जी तैयार हुई। पहले प्रवीण ने उन्हें अस्पताल में ले जाकर दिखाया। उसके बाद उन्हें घर छोड़कर वह सुमन के मायके पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो सुमन मुंह फुलाई बैठी हुई थी। प्रवीण को देखकर उसकी मम्मी बोली, अरे यह क्या दामाद जी, अभी तो शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपने सुमन को अकेले भेज दिया। हाँ मम्मी जी, दरअसल बात यह थी कि मुझे मम्मी को अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाना था। प्रवीण की बात सुनकर उसकी मम्मी बोली, मानते हैं कि आपकी मम्मी की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन बुढ़ापे में तो हरी बीमारी लगी ही रहती है। अब देख लो, अक्सर सुमन के पापा जी भी तो बीमार ही रहते हैं। पर सुमन आपके पत्नी है, उसके प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उसे यूं अकेले मायके भेजना अच्छी बात नहीं है। आपको उसकी इच्छाओं का भी तो ख्याल रखना चाहिए। प्रवीण ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर उसे यह बात चुभ गई और वह खाना खा पीकर दोनों घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सुमन ने कहा, मुझे आइसक्रीम खाना है। प्रवीण का मट तो खराब था, पर फिर सोचा कि एक आइसक्रीम के पीछे क्या सुनना, इसलिए आइसक्रीम वाले के पास जाकर कार रोक दी। दोनों ने वहीं आइसक्रीम खाई और वापस चलते समय प्रवीण ने आइसक्रीम का एक
फैमिली पैक खरीद लिया। उसे देखकर सुमन ने कहा, अरे बेवजह फैमिली पैक क्यों खरीद लिया है? हम दोनों आइसक्रीम खा ही चुके हैं ना। उसकी बात सुनकर प्रवीण बोला, हम दोनों ने आइसक्रीम खा ली है, पर घर पर मम्मी भी तो है। मम्मी के लिए खरीदा है, उन्हें भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर सुमन नकते हुए बोली, क्या हर बार मम्मी मम्मी जब देखो मम्मी बॉय की तरह बस रट लगाए रहते हो? ज़रूरी है क्या उनके लिए हर चीज़ खरीदना? बीवी और माँ में बहुत फ़र्क होता है। कैसे बकवास कर रही हो तुम? क्या शादी होने के बाद मेरी मम्मी मेरी नहीं रही? उनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी मैं पूरी नहीं कर सकता? शादी के बाद पति पर क्या सिर्फ पत्नी का ही हक होता है, माँ का नहीं? प्रवीण ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सुमन भी चिल्लाते हुए बोली, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा हर समय अपनी मम्मी के नाम की रट लगाए रखना। शादी से पहले रहा होगा तुम्हारी मम्मी का तुम पर हक, पर अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। सुमन मुंह फुलाती के पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। प्रवीण ने उसे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की और चुपचाप ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सुमन कार से निकली और जोर से कार के दरवाजे को बंद किया और पैर फटकती हुई सीधी अपने कमरे की तरफ चली गई। रुक्मणी जी समझ गई थी कि दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है। प्रवीण भी घर में गुस्सा, तो उसका भी मूड खराब था। आखिरकार रुक्मणी जी ने चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर इतने दिनों में वह इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी। रुक्मणी जी अपने कमरे में जाकर लेट गई और प्रवीण अपने कमरे में आकर लेट तो गया था, पर नींद उसकी आंखों में घुसने को सौ दूर थी। 6 महीने पहले ही तो उसकी शादी सुमन से हुई थी। शुरू से ही एकल परिवार में पली बड़ी सुमन जिद्दी स्वभाव की थी। उसका मानना था कि पति पर सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होता है। अगर प्रवीण अपनी मम्मी के पास आकर बैठ जाता या फिर और उसकी मम्मी से लड़ पड़ती थी और समझाने की जगह उसी का साथ देती और यह कहकर अपनी मम्मी को लेकर मंदिर या किसी रिश्तेदार के घर जाता, तो सुमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बात को लेकर वह कई बार सबसे बड़ी बात, सुमन की मम्मी भी उसे पल्ला झाड़ लेती। अरे यह तो बच्ची है, आने वाले वक्त में खुद ही समझ जाएगी। आप लोग इसे थोड़ा प्यार से हैंडल किया करो। वैसे कहना गलत भी नहीं है कि पति पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। प्रवीण जी, आप ही ऐसा कुछ करते होंगे जिसके कारण उसे ऐसा महसूस होता होगा। इसी कारण वह आप लोगों को अपना नहीं पा रही है। प्रवीण के भी मन में आ रहा था कि अब तो आर या पार का फैसला करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसकी और उसकी मम्मी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ सोचकर और फैसला कर प्रवीण सो गया। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई, क्योंकि वह जानता था कि रुक्मणी जी जल्दी उठ जाती है। तो अपने कमरे में से निकलकर रुक्मणी जी के पास गया। उस समय रुक्मणी जी अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी। प्रवीण उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर वहीं बैठे बैठे वह रुक्मणी जी को गौर से देखने लगा। मम्मी कितने प्यार से लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसे तैयार किया करती थी। प्रवीण अचानक ही बोल पड़ा, अप, अपने लड्डू गोपाल का तो बड़ा ध्यान रखती हो मम्मी, अपने बेटे का तो बिल्कुल नहीं। उसे वहां देखकर रुक्मणी जी ने कहा, तेरा भी तो रखती थी बेटा, अब भी तू मेरे लिए मेरा बेटा ही है। पर अब शायद कहते कहते रुक्मणी जी चुप हो गई। फिर बोली, क्या बात है बेटा, आज जल्दी कैसे उठ गया? हाँ माँ, आज मैंने कुछ फैसला किया है और उसमें मुझे आपका साथ चाहिए होगा। प्रवीण की बात सुनकर रुक्मणी जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, मैं कुछ समझ ही नहीं, आखिर किस चीज़ का फैसला लिया है तूने? मम्मी, सुमन को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। आखिर कब तक सहन करते रहेंगे हम लोग? उसके बात सुनकर रुक्मणी जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बच्चे बच्ची है वह, वक्त के साथ समझ जाएगी। नहीं मम्मी, बच्ची नहीं है वो, कोई दूध पीती बच्ची से शादी नहीं हुई है मेरी। 25 साल की जवान लड़की है जिसे हर चीज़ की समझ होती है। अगर अभी नहीं समझाया तो उसका यह बचपना जिंदगी भर नहीं जाएगा।
उसके मम्मी पापा तो